अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक है जो कि है अबाउट ड्रग्स और ड्रग की क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग क्या होती है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा फार्माकोग्नोजी, जिसमें हम बात करते हैं क्रूड ड्रग्स के बारे में। तो बेसिकली क्रूड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि ख़ाम हालत में होती हैं, यानी कि आपने पौधों से जिस शक्ल में ड्रग को निकाला होता है, अगर आप उसी शक्ल में उस दवाई को इस्तेमाल करेंगे, उस केमिकल को इस्तेमाल करेंगे, तो उसे हम कहते हैं क्रूड ड्रग। या क्रूड ड्रग को दूसरे अल्फाज में आप नाखालिस ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। जबकि एक और चीज़ होती है डैट इज़ कॉल्ड ड्रग। ड्रग वो चीज़ होती है जो कि आपने प्रिपेयर की होती है, यानी कि जब आप किसी भी प्लांट से कोई केमिकल निकालते हैं और वो नाखालिस हालत में है, आपने उसको साफ़ नहीं किया, आपने कोई केमिकल प्रोसीजर उसके ऊपर नहीं किया, उसको आपने लैब में कोई उसके ऊपर केमिकल एक्टिविटी नहीं की, तो उसको आप क्रूड ड्रग कहते हैं। जब आप उस ड्रग को लैब के अंदर लेके जाके साफ़ करते हैं, उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसको लैब में मुख्तलिफ केमिकल प्रोसीजर से गुजार कर एक प्रॉपर शेप के अंदर लेकर आते हैं और उसको रेडी टू यूज़ बनाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ड्रग, ठीक है। सो ड्रग क्या होती है? ड्रग कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस के लिए, बीमारी की तशख़ीस के लिए, और साथ साथ बीमारी के इलाज के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बहुत सारी आपके पास एंटीबायोटिक्स होती हैं, बहुत सारी आपके पास वैक्सीनेशंस होती हैं जिनको हम एज अ ड्रग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास ये होता है कि ड्रग की क्लासिफिकेशन क्या है ऑन द बेस ऑफ सेल, यानी कि जब हमने ड्रग को बेचना होता है किसी भी फार्मेसी के अंदर या किसी भी मेडिकल स्टोर के अंदर, तो हम ड्रग को कितनी क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं सेल की बेस पर भी, और ड्रग को हम क्लासिफाई करते हैं उनके सोर्सेज की बेस पर भी। सोर्सेज से मुराद है कि आप ड्रग को किस जगह से हासिल कर रहे हैं, उसकी बेस पे अलग क्लासिफिकेशन है, दर्जाबंदी है, और अगर आप ड्रग को सेल करने की बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो वो अलग है। सो पेपर में ये क्वेश्चन आपसे दो तरह से आ सकता है। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेस ऑफ सेल। अगर सेल की बेस पर आएगा तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिखना है, ठीक है। अगर वो आपसे क्वेश्चन करे कि ड्रग्स को क्लासिफाई करें उनके वसाइल की बेस पर या सोर्स की बेस पर, कि आपने ड्रग को कहाँ से हासिल किया, तो आपने ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। ओके हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल की बेस पर हम ड्रग को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो जब हम मार्केट के अंदर या फार्मेसी के अंदर या मेडिकल स्टोर के अंदर कोई भी ड्रग सेल करते हैं, तो वो दो तरह की मेडिसिन होती हैं। एक मेडिसिन को आप कहते हैं, एक कैटेगरी को आप कहते हैं OTC। OTC ड्रग्स वो होती हैं जिनको आप कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग, यानी वो दवाइयाँ जो कि आपके काउंटर के ऊपर मौजूद होती हैं और कोई भी आपसे लेने आए, आप बगैर नुस्खा देखे आप उनको वो दवाइयाँ दे सकते हैं, उनको आप कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, इसमें कुछ पेन किलर्स आ जाती हैं, यानी कि अगर कोई आपके पास आता है फार्मेसी पे, मेडिकल स्टोर पे, वो कहता है जनाब मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, या मुझे कब्ज़ हो रही है, तो आप कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके बहुत ज़्यादा नुकसानात नहीं होते, जो इंसान की जान नहीं ले सकती, जिसके लिए आपको डॉक्टर के नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती, और आप बगैर नुस्खा देखे पेशेंट को वो दवाई दे देते हैं। उस दवाई को आप कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग, जो कि आपके काउंटर के ऊपर मौजूद होती है और कोई भी बंदा उसको आसानी से ले सकता है, या उसको आप OTC ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। सो OTC इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग डेट डू नॉट रिक्वायर एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिस्पेंसिंग या सेल, यानी OTC वो दवाइयाँ होती हैं जिनको सेल करने के लिए या जिस डिस्पेंसिंग होता है किसी बड़े कंटेनर से दवाई को निकालना, और किसी भी पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक दवाई को छोटे कंटेनर में डाल के देना, इस कॉल्ड डिस्पेंसिंग। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसको OTC ड्रग चाहिए, तो उसके लिए आपको उसकी प्रिस्क्रिप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई दे देंगे तो आप पे कोई कार्रवाई जो है वो लीगली नहीं होगी, और लीगली ये अलाउ होता है। फिर आपने साथ में एग्जांपल्स देनी है कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हम बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दे सकते हैं। पहली चीज़ मल्टीवाइटामिन्स, जो आप मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीवाइटामिन्स यूज़ करते हैं, कैल्सी की टैबलेट्स यूज़ करते हैं, विटामिन D यूज़ करते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी पेशेंट को आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दे सकते हैं। साथ साथ लेग्जेटिव्स या परगेटिव्स। लेग्जेटिव्स या परगेटिव एक ही चीज़ होती है, इसका मतलब होता है वो दवाइयाँ जो कि कब्ज़ को ठीक करती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को इस्पागोल चाहिए तो आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि इस्पागोल का ऐसा कोई नुकसान नहीं है, या किसी को कब्ज़ हुई हुई है तो उससे रिलेटेड आपने उसको कोई दवाई देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। देन आपके पास आता है एनसिड्स। एनसिड्स क्या होता है? एनसिड्स आर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स।
नॉन का मतलब है ना होना, स्टेरॉइड का मतलब है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एलर्जी से बचाते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, बट कुछ लोग ज़्यादा मिकदार में स्टेरॉइड्स खाते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकें, अपने मसल्स को फुला सकें, लेकिन वो नुकसान पहुंचाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को सोजिश से बचाती हैं। इन्फ्लेमेशन होता है सोजिश, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो कि हमारी बॉडी को सोजिश से बचाती हैं, लेकिन इनके अंदर कोई स्टेरॉइड्स नहीं होते। जैसे कि आपको पता है स्टेरॉइड एक स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जिसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके बॉडी पे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। और इसलिए हम पेन किलर बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी पेन किलर्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्टेरॉइड्स इस्तेमाल होते हैं। तो वो पेन किलर जिनके अंदर स्टेरॉइड्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम ओवर द काउंटर नहीं दे सकते। ओवर द काउंटर हम सिर्फ वो दवाइयाँ दे सकते हैं जिनके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं होते। और एनसिड्स किस काम आती हैं? ये पेन को ठीक करने के काम आती हैं। सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो उसके लिए हम एनसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत हमें नहीं होती। देन हमारे पास आता है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। नाम बता रहा है कि वो दवाइयाँ हैं जो कि आप सिर्फ और सिर्फ नुस्खे की बेस पर देंगे, और वो भी नुस्खा किसी डॉक्टर का, किसी MBBS का नुस्खा होना चाहिए। इसको POM कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन इज द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट मस्ट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिस्पेंसिंग या सेल। वो दवाइयाँ जो आपने सेल करनी है या किसी पेशेंट को हैंड ओवर करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस पेशेंट के पास नुस्खा होना चाहिए, डॉक्टर की स्टैंप होनी चाहिए, डॉक्टर ने उसको वो दवाई प्रिस्क्राइब की हो तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसको बगैर नुस्खे के ये दवाई देते हैं तो वो इलीगल है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? वो हैं आपके पास एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक से बहुत सारे नुकसानात होते हैं। एंटीबायोटिक्स की प्रॉपर डोज होती है, प्रॉपर डोजेज होती है, तो इसलिए उसको आपको प्रिस्क्रिप्शन पे देना चाहिए। साथ साथ एंटी डायबिटीज़, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें किसी भी कंडीशन में जो शुगर का लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए उनकी दवाइयाँ भी आपने सोच समझ के प्रिस्क्रिप्शन की बेस पर देनी है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स, ठीक है, जहाँ पे लव स्टेरॉइड्स आएगा वो हार्मफुल दवाइयाँ होती हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, वो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किए थे? नॉन स्टेरॉइड्स। वो दवाइयाँ, वो पेन किलर जिनके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं थे वो आप दे सकते हैं। किसी को भी स्टेरॉइड देने के लिए आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। और साथ साथ एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। हाइपरटेंशन ये होता है जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि उससे हाइपरटेंशन है। ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयों को हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। उसकी भी प्रॉपर डोज होती है, लिहाजा वो भी आपने पेशेंट को तभी देनी है जब उसके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद होगी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है कि ड्रग्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेस ऑफ सोर्स, कि ड्रग्स को आपने कहाँ से निकाला है, कहाँ से हासिल किया है, उसकी बेस पर आप ड्रग को क्लासिफाई करें। पहले था सेल की बेस पर, तो सोर्स की बेस पर ड्रग को 3 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। एक वो दवाइयाँ होती हैं जो नेचुरल होती हैं, यानी कि हम उन्हें नेचुरल चीज़ों से निकालते हैं, किसी इंसान से निकाल लेंगे, किसी जानवर से निकाल लेंगे, किसी पौधे से निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमें नेचुरल सोर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक होती है सेमी सिंथेटिक सोर्स। सेमी सिंथेटिक वो होती है जिसको हमने किसी नेचुरल सोर्स से निकाला है, बट उसको हमने लैब में जाकर उसमें और चीज़ें भी ऐड कर दी हैं, तो वो क्या हो गया है? वो सेमी सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक होता है तैयार करना, सेमी का मतलब होता है हल्का फुल्का। आपने हल्का फुल्का तैयार किया और हल्का फुल्का उसमें नेचुरल चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और तीसरी चीज़ होती है सिंथेटिक सोर्स, जिसको आपने टोटली तौर पर लैब के अंदर खड़े होकर तैयार किया है, किसी इंसान से, किसी जानवर से, किसी पौधे से आपने उसको हासिल नहीं किया। तो सबसे पहले आपके पास आता है व्हाट आर द नेचुरल सोर्स। ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लांट से निकाल रहे हैं, जैसे कि आपने कोग्नोजी में पढ़ा था, बहुत सारे प्लांट से आप बहुत सारे केमिकल्स निकालते हैं, उनको आप क्या कहते हैं कि ये नेचुरल सोर्स से हमने दवाइयाँ हासिल की हैं। एनिमल्स की बॉडी से बहुत सारे वाइटामिन निकाले जाते हैं। आपने वाइटामिन का पूरा चैप्टर पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, वो सारे के सारे फिश से या मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की बॉडी से निकाले जाते हैं। और माइक्रोबियल सोर्स, जैसे वाइटामिन के था, ये आपके पास कहाँ से हासिल होता है? बैक्टीरिया से निकाला जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो ये क्योंकि ज़िंदा जानदारों से, कुदरती चीज़ों से दवाइयाँ हासिल कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज। उसके बाद हमारे पास आता है प्लांट सोर्स। वो दवाइयाँ जो हम स्पेसिफिकली किससे निकालेंगे? प्लांट से निकालेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? प्लांट सोर्स। अब क्योंकि हमने 3 में डिवाइड किया है तो हम तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे।
सो प्लांट से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि प्लांट था डिजिटेलस लनाटा और डिजिटेलस पर्पूरा, आपने फार्माकोग्नोजी में पढ़ा होगा। उनसे केमिकल निकलता है डाइजॉक्सिन, जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये टोटली प्लांट से निकाला जाता है, इसमें आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी होती। उसके बाद है रेजरपीन, प्लांट का नाम था, मुझे अब इस टाइम नाम याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, कोग्नोजी में है। रेजरपीन जो है वो आप निकालते हैं प्लांट से, और इसको भी आप इस्तेमाल करते हैं बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए। देन आता है एट्रोपिन, प्लांट का नाम था एट्रोपा बेलाडोना, वहाँ से आप एक केमिकल निकालते हैं जिसको आप कहते हैं एट्रोपिन, और ये क्या करता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करने में मदद देता है, और ये आपकी बॉडी के अंदर और बहुत सारे काम करता है। फॉर एग्जांपल प्यूपिल के साइज़ को बढ़ाता है, आपके यूरिनरी आउटपुट को बेहतर करता है, आपकी जीआईटी की मोटेलिटी, आपकी यूरिनरी आउटपुट को कम करता है, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। सो ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी के ऊपर, और ये कहाँ से निकाले जाते हैं, प्लांट से निकाले जाते हैं। उसके बाद आता है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में आप जो दवाइयाँ हैं वो स्पेसिफिकली कहाँ से निकालते हैं, एनिमल से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम वैक्सीन्स बनाते हैं, वैक्सीन्स ज़्यादातर एनिमल्स से बनाई जाती हैं। हार्मोन्स जो हम निकालते हैं, क्योंकि एनिमल की बॉडी हार्मोन्स पैदा करती है, तो एनिमल्स को मार के उनकी बॉडी से हार्मोन्स जो हैं वो निकाले जाते हैं और उनको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हमारी बॉडी इंसुलिन पैदा करती है, जिस तरह से एनिमल की बॉडी भी इंसुलिन पैदा करती है, तो जिन लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए हमें इंसुलिन चाहिए होती है, क्योंकि उनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही होती, तो फिर हम उस इंसुलिन को कहाँ से निकालते हैं, एनिमल से निकालते हैं। देन हमारे पास आता है माइक्रोबियल सोर्स। हम बहुत सारे जो हमारे पास केमिकल्स हैं या मेडिसिन हैं वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी वैक्सीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं। आपकी माइक्रोबायोलॉजी में चैप्टर है वैक्सीन्स के हवाले से, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास वेक्टर्ड वैक्सीन है, जीन रिलेटेड वैक्सीन्स हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। इंसुलिन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाली जा सकती है, और साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐसी हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्योंकि नेचुरल सोर्सेज हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास नेचुरल जराए हैं। देन हमारे पास आता है सेमी सिंथेटिक सोर्स, वो ज़राए जिनमें हमने नेचुरल चीज़ों से ड्रग को निकाला है, बट कुछ ना कुछ हमने अपनी क्रिएटिविटी भी की है, कुछ ना कुछ हमने उनके ऊपर चीज़ें लैब में जाके ऐड की हैं, उनको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्स। ड्रग्स दैट आर कम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। तो किसका कॉम्बिनेशन है, नेचुरल भी और आपने कुछ सिंथेटिक भी की हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन एक केमिकल है जो कि आप प्लांट से निकालते हैं, बट साथ साथ आप इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करवा के इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करते हैं, और ये एज ए एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सेफिक्साइम जो कि सेफ्ट्राइक्सोन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, और जो है इसके बनाने के लिए भी हमें प्लांट या एनिमल की बॉडी से केमिकल निकालना पड़ता है, और लैब में जाकर इसके ऊपर और चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, तब जाकर ये इस शक्ल में आता है और दवाई काम करने के काबिल होती है। उसके बाद आता है सिंथेटिक सोर्स, वो दवाइयाँ जो टोटली तौर पर हम खुद बनाते हैं, उससे हम किसी भी नेचुरल सोर्स से हासिल नहीं करते, यानी कि प्लांट से, एनिमल से, किसी चीज़ से हासिल नहीं करते। 100% आप उसको लैब के अंदर खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल एक ऐसी ड्रग है जिसको आप टोटली तौर पर लैब के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स को मिक्स करके बनाते हैं। इसी तरह से एस्पिरिन, एस्पिरिन का केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। इस एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को लैब के अंदर तैयार किया जाता है, और डिस्प्रिन ब्रांड की शक्ल में ये हमें जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जो कि पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और खून को पतला करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जबकि पैरासीटामोल किस शक्ल में मिलती है, पैनाडोल ब्रांड की शक्ल में मिलती है, और ये एज अ पेन किलर इस्तेमाल की जाती है। तो जो पैरासीटामोल है वो टोटली सिंथेटिक ड्रग है, या पैनाडोल जो है वो टोटली सिंथेटिक ड्रग है, जबकि अमोक्सिसिलिन और सेफिक्साइम सेमी सिंथेटिक ड्रग हैं, जबकि वैक्सीन्स, हार्मोन्स और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हम नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं। उसके अलावा 3 डेफिनेशंस ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें अक्सर बच्चों एमसीक्यूज़ में बच्चे गलतियां करते हैं या वाइवा में बच्चे गलतियां करते हैं। तो बहुत आसान सी 3 टर्म्स हैं, एक है जेनेरिक नेम ऑफ ड्रग क्या होता है, एक है केमिकल नेम ऑफ ड्रग क्या होता है, और तीसरा है ब्रांड नेम ऑफ ड्रग क्या होता है। जेनेरिक नेम ड्रग का वो नेम होता है जो कि साइंटिफिक बेसिस के ऊपर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी, या उसको हम सॉल्ट नेम भी कहते हैं, कि किसी भी ड्रग का जो सॉल्ट नेम होता है उसे हम जेनेरिक नेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्ट है एस्पिरिन,
ठीक है। ये उसका सॉल्ट का नेम है जो कि जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया होगा उसने अपने तौर पर इसका कोई नाम रख दिया होगा, उसने इसका नाम रख दिया एस्पिरिन। अब इस केमिकल को मैं या एक तीसरा बंदा जो है वो अपना ब्रांड बनाना चाहता है, तो वो इस केमिकल को इस्तेमाल करके, मैं इसकी टैबलेट बनाती हूँ, आप इसके कैप्सूल बनाते हैं और साथ वाला इसकी कोई सिरप बनाता है, तो मैं और जो तीसरा बंदा है वो इसके अलग अलग नाम रखेंगे क्योंकि हमारी अलग अलग कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख दूंगी डिस्परीन, आप इसका नाम रख दें लोपरीन, एक इसका नाम रख दें क्यूपरीन, ठीक है। तो जेनेरिक नेम वो नेम होता है जिस साइंटिस्ट ने बनाया होता है, उसने उसका नाम रखा होता है और वो उसका सॉल्ट नेम होता है। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एक सॉल्ट नेम है। ब्रांड नेम वो नेम होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ज़रूरी नहीं है कि कोई साइंटिस्ट होगा, वो कोई भी अनपढ़ बंदा भी हो सकता है जिसकी कंपनी है, जिसके पास पैसा है और वो उससे अपनी कोई भी इस केमिकल को यूज़ करके कोई टैबलेट बनाना चाहता है, कोई कैप्सूल बनाना चाहता है, कोई सिरप बनाना चाहता है, तो वो मैन्युफैक्चरर होता है जिसकी इंडस्ट्री होती है। वो मैन्युफैक्चरर इस केमिकल को चलाने के लिए अपनी कंपनी के तौर पर एक नाम रखता है। फॉर एग्जांपल उसने नाम रख दिया डिस्परीन, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लोग जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, जिनको मेडिसिन का नॉलेज नहीं होता, उन्हें सिर्फ ब्रांड नेम पता होता है। हालांकि आप ब्रांड नेम किसी मुल्क के अंदर तो इस्तेमाल हो सकता है, पूरी दुनिया के अंदर ब्रांड नेम इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि जो पाकिस्तान का ब्रांड है वो सिर्फ पाकिस्तान में जाना जाएगा। अगर आप बाहर जाके अमेरिका, सऊदीया जाके कहें कि जो मुझे डिस्परीन दे दें, तो वहाँ पे ये ब्रांड नहीं चलता क्योंकि ब्रांड नेम मुल्क का होता है, मुल्क के अंदर ब्रांड चलता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर जाके सॉल्ट नेम यूज़ करेंगे, आप उनसे कहें कि एस्पिरिन दे दें, तो आप दुनिया की किसी भी मुल्क में चले जाएँ, वो आपको आसानी से एस्पिरिन का कोई भी एस्पिरिन उठा के दे देगा, चाहे वो किसी भी ब्रांड नेम से अवेलेबल हो, ठीक है। सो ब्रांड नेम जो होता है वो किसी खास इलाके तक महदूद होता है, जबकि जो जेनेरिक नेम है वो दुनिया भर में जाना जाता है। केमिकल नेम क्या होता है कि देखिए, हर जो सॉल्ट होता है उसका कोई ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई केमिस्ट्री होती है। तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पर जो उसको नाम दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा नाम होता है कि उसके अंदर कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन्स हैं, कितनी नाइट्रोजन्स हैं, कितने बेंजीन रिंग्स हैं, उसकी बेस पर उसको नाम दिया जाता है और ये मुश्किल नाम होता है। इसको आप कहते हैं केमिकल नेम। ये केमिकल नेम सिर्फ केमिस्ट को पता होता है या फार्मासिस्ट को पता होता है। आम बंदे को ब्रांड नेम पता होता है, जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा बंदा होगा उसको जेनेरिक नेम पता होगा, और जो बहुत पढ़ा लिखा बंदा होगा, मेडिकल फील्ड का बंदा होगा, डॉक्टर होगा, फार्मासिस्ट होगा, उसको क्या पता होगा, उसको केमिकल नेम भी पता होगा। सो केमिकल नेम एस्पिरिन का क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, यानी कि एस्पिरिन को अगर हम खोल के देखें तो इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप भी होता है, सैलिसाइलिक ग्रुप भी होता है और इसके अंदर एसिड भी होता है जो कि इसके केमिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 डेफिनेशंस आपने याद करनी है कि व्हाट इज़ जेनेरिक नेम, जो कि उसका सॉल्ट नेम है और साइंटिस्ट रखता है। ब्रांड नेम वो नेम होता है जिस कंपनी ने इसको बनाना है, तो वो अपनी पहचान के लिए जो नाम रखती है उसको ब्रांड नेम कहते हैं, जो कि किसी ख़ास इलाके में ही जाना जाता है। और केमिकल नेम वो होता है जो कि उस ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।